भारत का भूगोल कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ भारत एक सामान्य परिचय दिया हुआ है। इसका उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु इसमें दे रहा है। तो यहाँ जो इसका उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल हो गया, और दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी केप कोमोरिन में, और जो पूर्वी बिंदु हो गया किबिथी अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु जो है ये गौरमोता पड़ता है गुजरात में। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है ये 7वां है। डिवीजन के व्यू से कर रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा इसको तेज़ी में करेंगे। ठीक है, कहता है कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है, तो 2933 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण में जो है ये कितना विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में जो है मेरा 2933 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, यानी कि भारत का जो भाग है क्षेत्रफल यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है, तो देशांतर रेखा जो निर्धारित करती है यह समय और अवस्थिति दोनों को निर्धारित करती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, तो वो 5 राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके लिए एक टिक है छौआ छ उ आ, तो इसमें हो जाता है उसे उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ओ से मतलब कि अ से ओडिशा और आ से आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो इसका सब ट्रिक है क्या कि मित्र पर गमछा झार नहीं, तो इसमें जो हो जाएगा मेरा जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कहता है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, भारत को जो 2 बराबर भागों में कर देता है कौन, तो भारत से कौन सा रेखा होकर के गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा कितना होता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो कौन सा बताए थे, तो गौरमोता हो गया, गौरमोता या गौरमोता जो भी, गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु जो किबूथी अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर हो जाता है, तो 2 घंटे का इसमें अंतर हो जाता है। कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर के गुजरती है, तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। छपने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में मतलब कि दोनों के कितने घंटे का अंतर है, तो 5.5 डिग्री 5.5 घंटे का, तो 5.5 GMT लिखता है ना। कहता है कि मानक समय एकदम भारतीय मानक पर मध्याह्न है तो 20.5 डिग्री से छोड़ो, ये सब आगे देखो यहाँ। कहता है कि भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में कहता है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट जो स्थित है पूछेगा कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिला पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का। कहता है कि भारत और केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें दे दिया है, तो ये तो कौन सा स्थिति कहाँ पर है इसका है। ठीक है, तो इसको स्किप कीजिए, यहाँ दे रहा है मेरा दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये देख लीजिएगा माइंड में, इसको बैठा लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर किस जगह स्थित है। जैसे कि सबसे उत्तरी जो हो गया ये लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ये तो पता ही होगा बहुत सारे राज्यों का। कहता कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कब हुआ, तो ये कब से लागू हो गया था, 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का क्या विलय कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है बीपीएससी में अधिक कि लोकसभा में इसको कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब इसको किया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मोटा मोटी याद रखने वाला है 26 जनवरी 2020 से यह प्रभावी हो गया। ठीक है, तो इसका नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा। अब इसकी राजधानी कहाँ है, तो दमन है। कहता है कि देश के चतुर्दिक अंतिम बिंदु सीमा वही है जो ऊपर भी देख चुके हैं मैप में जो बना दिया था। उत्तरी बिंदु इसका जो है इंदिरा कौल लद्दाख में,
दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर, पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहार मोती गुजरात में, पूर्वी बिंदु किबूथी अरुणाचल प्रदेश में, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो मुख्य भूमि का जो होता है ये कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, कहता है कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो ये लिखिए, ये छपेगा, ये क्वेश्चन जो है ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो हिमालय का जो उत्तर से कह रहा है कि यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये मेरा साउथ हो गया, यानी कि ऐसे कह रहा है नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण। तो पहले जो आता है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, इसको रट जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ दोनों काटता है? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि, यहाँ देखिएगा मुख्य भूमि पूछ रहा है, तो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है मेरा 6100 किलोमीटर है। कहता है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की जो सीमा है ये किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो इधर में पूरब साइड में जो है कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश से ये अधिक टच करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत जल्दी पहला होने वाला है, अभी तो दूसरा है। कह रहा है कि असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 को यह स्पर्श करती है। ठीक है, कहता है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस का नाम हो गया रोस यानी कि बॉस, रॉस का बोस हो गया बॉस। ठीक है, तो बोस से याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। हैवल और नील द्वीप का, मरने के बाद आदमी नीला हो जाता है ऐसे बोल रहे हैं, तो शहीद मतलब कि शहीद द्वीप। उसके बाद में हैवलॉक द्वीप का हो गया स्वराज द्वीप। कहता है भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत जो है किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तब पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। कहता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? डायरेक्ट रूप से छपने वाला क्वेश्चन। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, वो कौन सा राज्य हो जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके आगे कह रहा है कि विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि विभिन्न देशों के साथ भारत की जो सीमा है, मतलब बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगता है कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर की जो सीमा लगता है ये बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, और चीन के साथ लगता है कितना मेरा? 3488 किलोमीटर, 3488 3488। और पाकिस्तान के साथ इसमें सब 4 लगा दीजिएगा, 3 लगा दीजिएगा, लेकिन बीच में क्या कर दीजिएगा? 3 के हटा करके 2 कर दीजिएगा। तो यानी कि याद करने के लिए 3 मतलब कि सबको लिखते जाइए, लेकिन एक जो थर्ड जो होगा उसको 2 कर देना है, तीसरा को 3 नहीं लिख करके 2 लिखना है। तो 3323 किलोमीटर लगता है किसके साथ? तब पाकिस्तान के साथ। नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफ़गानिस्तान के साथ जो लगता है सबसे कम सीमा कितना लगता है? 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। सीमा रेखा कह रहा है ये रेड क्लिफ मैकमोहन चीन के बीच में है, रेड क्लिफ पाकिस्तान के बीच में है। पहले जो पाकिस्तान अभी जो दे दिया है रेड क्लिफ, ये बांग्लादेश के से भी था, मतलब कि रेड क्लिफ पाकिस्तान और म्यांमार। ये सबसे अधिक इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डुरंड रेखा पूछा जाता है और मैकमोहन रेखा पूछा जाता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा का रेखा है वो कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो था डुरंड रेखा, अभी वर्तमान में किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। लेकिन यहाँ विवादित कभी कभी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैकमोहन रेखा से ही पूछा जाता है। कहता है कि सीमा यानी कि बांग्लादेश से जो सीमा लगता है 5 राज्य लगता है, तो कौन सा? मतलब कि देखिए बांग्लादेश, इससे भी क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि बांग्लादेश से कितना लगता है? तो बांग्लादेश 5, चीन से 5, पाकिस्तान से 5, नेपाल से 5, मतलब कि यहाँ से 5 लगता है। उसके बाद में जो म्यांमार से 4 लगता है, भूटान से 4 लगता है, अफ़गानिस्तान से मेरा 1 लग जाता है।
तो बांग्लादेश से कौन सा ऐसा 5 राज्य है जो सीमा इसका स्पर्श करता है? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगता है, मेघालय का लगता है, मिजोरम का लगता है, त्रिपुरा और असम का। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मणिपुर की जो सीमा है ये बांग्लादेश से नहीं लगती है, याद रखिएगा। किसकी सीमा नहीं लगती है? तो मणिपुर की जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन यही बनता है कि इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नहीं से क्वेश्चन बनता है, लगती तो ऐसे में 5 को है, लेकिन नहीं लगती है तो उसमें एक जो रहता है मणिपुर जो है उसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। चीन के साथ किसका लगता है? तो 5 का लगता है। तो इसमें एक लद्दाख जो है सबसे उत्तरी बिंदु जो है लद्दाख का हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का लगता है, सिक्किम का लगता है और अरुणाचल प्रदेश का लगता है। पाकिस्तान से गुजरात का हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से जो लगता है अरुणाचल प्रदेश का लगता है, नागालैंड का लगता है, मिजोरम का लगता है, मणिपुर का लगता है। भूटान से पश्चिम बंगाल का लगता है, सिक्किम का लगता है, अरुणाचल प्रदेश का लगता है और असम का लगता है। अफगानिस्तान से मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा के बारे में इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। कब यह निर्धारित किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उतना नहीं पूछता है ये कब हुआ, क्वेश्चन यही पूछेगा कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों से संबंधित है। इसके आगे रेड क्लिफ रेखा है। तो विभाजन के पश्चात यानी कि भारत जब विभाजित हो गया तो उसके पश्चात क्या हुआ? 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा की निर्धारित की गई रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इसका जो निर्धारण है किसके द्वारा किया गया था? तो बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम जो पड़ा, क्या पड़ा था? रेड क्लिफ रेखा पड़ गया। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद भारत एक दृष्टि में, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट इसके ऊपर का भी कुछ यहाँ इधर का, ठीक है। कहता है कि भारत के महत्वपूर्ण चैनल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के बीच है। 9 डिग्री किसके बीच है? तो लक्षद्वीप और मिनी क्वाई के बीच में जो है ये 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 8 डिग्री जो चैनल हो गया ये मेरा किससे हो गया था? मालदीव और मिनी क्वाई से। तो छपने का अधिकांश जो रहता है 8 डिग्री वाला ही पूछता है, नहीं या तो 10 डिग्री से पूछा जाता है। तो कहता है कि ग्रेट या महान जो चैनल जो हो गया सुमात्रा, ये जो सुमात्रा का है कि इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रीट, जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच, ये भी इम्पोर्टेंट है। माहिम क्रीक जो कहता है ये मतलब कि एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है, ठीक है। खंबात की खाड़ी देख रहे हैं पश्चिमी गुजरात। खंबात की जो खाड़ी कहाँ है? तो पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है ये यहाँ पर। कहता है लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मन्नार की खाड़ी जो है ये इंपॉर्टेंट है। कोको स्ट्रेट भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य जो है ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ये भी काफ़ी विवादित रहा था कोको स्ट्रेट। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है डंकन पास। और एक यहाँ जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट में है 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। ये छपने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि विभिन्न देशों के साथ भारत की, ये तो देख चुके हैं। भारत एक दृष्टि में देश भारत हो गया। अन्य नाम इसका जो है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है।
लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। राजधानी ये नई दिल्ली, ये भी नहीं बनेगा। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पूरा रटना होगा। इसमें ऑप्शन जो रहता है इधर उधर रहता है, तो ये पूरा सटीक याद होना चाहिए, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार जो होता है 69 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ज्यामितीय आकार ये कैसा है, तो चतुष्कोणीय के आकार में है ये। मानक समय इसका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के समय ग्रीनविच के माध्य से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश जो पीछे देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। कहता है कि इसका भौगोलिक विस्तार लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण में कितना है, तो 3214 किलोमीटर। देखिए उत्तर ऐसे लिखते हैं, तो उत्तर में जैसे कि यहाँ 3 आ रहा है, तो पहले जो 3 2 1 4 हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है मेरा। और पूरब से पश्चिम में कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का जो इसका है 15,106 किलोमीटर इसका लगा हुआ है स्थलीय सीमा, जो कि यहाँ 1 मिनट यहाँ बताने, देखिए 15,106 किलोमीटर है, यानी कि विभिन्न देशों के साथ जो लग रहा है कुल 15,106.7 किलोमीटर यहाँ वही डाटा स्थलीय सीमा का यहाँ दिया हुआ है। कहता है कि जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। मुख्य भूमि से जो देखे थे 100 किलोमीटर ये ऊपर था, तो ये जलीय सीमा कह रहा है, इसमें दोनों को शामिल किया गया 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा जो होता है, ये प्रादेशिक जो जल सीमा होता है ये 12 समुद्री मील तक का होता है, और संलग्न जो होता है ये 24 मील तक ले होता है। और EEZ जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, ये जो होता है 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा हो जाता है 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र हो जाता है 24 समुद्री मील तक, और अन्य जो हो जाता है अन्य आर्थिक क्षेत्र जो हो जाता है 200 समुद्री मील तक का जो क्या होता है, ये भारत का इस पर अधिकार होता है। कहता है कि जलवायु जो होता है इसका कैसा होता है, तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4 है, देख चुके थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है, तो 7वां है। कुल जनसंख्या कितना है, तो 1 अरब, अभी मतलब कि 1 अरब 22 करोड़ के करीब में इसका जनसंख्या हो गया है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 17.5% है। तो ये परसेंट यहाँ याद रखिए। सबसे क्वेश्चन जो ये पूरा एक्यूरेट डाटा नहीं पूछता है, ये परसेंटेज पूछता है, तो 17.5%। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान देख चुके हैं, द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन है प्रथम स्थान पर। पुरुष जनसंख्या का अनुपात जो दे रहा है, पुरुष जनसंख्या कितना है, तो इसमें कह रहा है 62,32,70,258, ठीक है। महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या कह रहा है 83.37 करोड़, मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंट है 68.8% है, और शहरी का जो है 31.16% है। तो इसमें से ये दोनों डाटा जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना है, तो 68.8% है, और शहरी जनसंख्या 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो कितना हुआ, तो 17.64% हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बीच, तो 2001 से 11 के बीच। लिंगानुपात कितना है, तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से जो डाटा जो देख रहे हैं ये पूरा डाटा यहाँ तक याद होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि पुडुचेरी या पांडुचेरी का भौगोलिक विस्तार जो होता है तमिलनाडु में, मतलब कि तमिलनाडु कराईकल में, कराईकल जगह जो है इसका तमिलनाडु में पड़ता है। माहे जो पड़ता है केरल में। यनम जो पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्यों में इसका है,
तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछता है कि महे कहाँ है, तो केरल में है। यनम कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। ये सब पर किसका है, तो पुडुचेरी का ये भौगोलिक विस्तार वहाँ तक है। कहता है कि कुल साक्षरता कितना है, तो साक्षरता जो है ये 74.04% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता कितना है, तो 82.14%। महिला साक्षरता जो है 65.46%। तो ये डाटा पूरा याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का कितना है, तो 16.6% है। और अनुसूचित जाति है ये, और ये जनजाति 8.6% कुल जनसंख्या का। राज्यों की संख्या कितना है, 28। केंद्र शासित 8 वो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो पर्वत का जो विस्तार है ये मेरा कितना है, 10.7% में पर्वत है। पहाड़ जो होता है ये 18.6 है। पठारी मैदान 27.7 है। मैदानी कितना है, तो 43.0% है। तो समझ रहे हैं कि पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, ये सब तो पता ही होगा। ठीक है। कहता है कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य जो है ये पीछे देख चुके हैं हम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कह रहा है कि इंडियन मतलब कि समय रेखा पर स्थित 5 राज्य ये भी देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो संलग्न राज्य है यानी कि और केंद्र शासित प्रदेश जो है दोनों मिलाकर के कितना है, था टोटल 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, तो ये 23 गो है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948 है। ये जो डाटा दिया गया हुआ है दिसंबर 2021 तक का है। बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है ये 13 है। बड़े बंदरगाह कुल कितना है, तो 13 है। राष्ट्रीय पशु जो है मेरा बाघ है। वैज्ञानिक नाम इसका जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पावोक्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये बरगद है। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। राष्ट्रीय पुष्प जो है ये कमल है। निलंबो न्यूसीफेरा इसका हो जाता है वैज्ञानिक नाम, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम और मोर का वैज्ञानिक नाम। कहता है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये मेरा अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, इसका रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजकीय भाषा कौन सा है, राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते को, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसके। और कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। इसका प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका इसका नाम हो जाता है। ठीक है। तो ये सब डाटा है, पूरा डाटा इसमें याद करने वाला है। तो ये सब डाटा को क्या करना होगा, ये सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है। कह रहा है कि भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग है। तो भारतीय उपमहाद्वीपीय जो कह रहा है किसका है, तो गोंडवाना लैंड का हो जाता है। ठीक है। कह रहा है कि भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। किधर विस्थापित हुआ है, तो ये उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। और अभी भी ये किधर, उत्तर दिशा की ओर ही विस्थापित हो रहा है। ठीक है। कहता है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें कौन है, तो हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। तो ये 3 गो भागों में इसको विभाजित किया गया हुआ है। तो इसको पूरा डिटेल से भी इसमें दिया होगा। कहता है कि हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, मतलब कि वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर, मतलब जो हिमालय के जो इसमें किया गया हुआ है, तो इसमें कि देखते हैं ना कि ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र इसको कहा जाता है। बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य या उप हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है।
ठीक है। तो कभी कभी पूछ देगा कि लघु हिमालय जो स्थित है किन दो के बीच में स्थित है। तो यहाँ देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो स्थित है किन को, तो बृहत हिमालय या महान हिमालय ऑप्शन में जो भी रहे, और शिवालिक के बीच। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो इसमें जो प्राचीनतम जो श्रेणी है वो मेरा कौन सा है, तो बृहत हिमालय जो है ये प्राचीनतम श्रेणी है, जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है। कहता है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विकसित विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो कहता है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, मतलब कि हिमालय के सहारे जो भी मतलब कि क्षेत्र जो विस्तारित रहता है, समतल मैदान जो रहता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भावर कहा जाता है। लिखिए इस क्वेश्चन को छपेगा। कहता है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, तो ये शिवालिक है। ये भी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो गिरिपद की स्थिति का ये उदाहरण है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है 600 से लेकर के 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है। देखिए क्वेश्चन वहाँ समझा दिए हुए थे कि लघु हिमालय किसके बीच स्थित है, तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। यहाँ देखिए बताए थे कि लघु हिमालय जो है ये मतलब किसके, तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, जो नवीनतम, जिसका मतलब कि नवीनतम जो है कौन सा है, तो शिवालिक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो सतपुरा श्रेणी स्थित है। लिखिए छपेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो क्वेश्चन पर लिखाएंगे छपेगा उसको जरूर से याद कर लीजिएगा। कहता है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो कह रहा है बृहत हिमालय ही होगा, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है या बृहत हिमालय। कहता है कि बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, बृहत हिमालय की मतलब इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई कितनी है, तो 100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। उसके बाद कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। पीर पंजाल जो रेंज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है, कम है। पूर्वी हिमालय के तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक ट्री लाइन की ऊंचाई होता है। उत्तराखंड के पताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड के जो पताल तोर कुएं हैं किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये तराई भाग में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, अक्साई चीन जो है किसका भाग है, तो लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो पश्चिमी हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय, इसका प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है वो मेरा अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसका जो अनुमानित आयु कितनी है पूछ रहा है, तो 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष इसका अनुमानित आयु है। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहता है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। अरावली जो है ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लिखो छपेगा। ये भी क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये मेरा अनाईमुडी है। इसका कभी कभी हाइट पूछता है कितना है, तो 2695 मीटर है, और ये कहाँ है, तो केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो है तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, तो इलायची की जो पहाड़ियाँ है वो केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिहार एसआई पीटी का क्वेश्चन है, बिहार एसआई का पीटी का ये क्वेश्चन है। तो सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पर मिलते हैं, दोनों का मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहा जाता है। 8611 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी विवादित हो जाता है, लेकिन ठीक है, केटू गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम होता है। 8611 भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है केटू है। कहता है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राकापोसी है, राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। मतलब कि विश्व के सर्वाधिक जो तीव्र ढाल वाली जो चोटी है ये राकापोसी है, जो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, 6 पेज तक इसमें मेरा कंप्लीट हो गया। 90-91 पेज तक है वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत के दोनों ज्योग्राफी मिला करके। एक दिन में 5-10 तक ले पढ़ाते हैं। तो देखते हैं यहाँ, तो ये तो भारत का भौतिक है, ये तो बहुत छोटा है, इसमें तो आगे मिल जाएगा। चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे से देखते हैं। कह रहा है कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा है? तो तिब्बत है, तो इसको किससे जोड़ेगा? तो तिब्बत से जोड़ता है। कहता है कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नंदा देवी जो शिखर है कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, तो गुरु शिखर है। कौन सा? तो 1722 मीटर राजस्थान में। लिखिए, छपेगा क्वेश्चन, अगर बनेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। कहते हैं हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? ये भी SIPT का क्वेश्चन है, म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे वनों के, मतलब कि छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जो कोनधारी वन और छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। लिखिए, छपेगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1 मिनट इसके ऊपर बचा नहीं ना है। चलिए यहाँ है, ठीक है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो स्थित है, ये जो भी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, यहाँ से ये भारत से अधिक क्वेश्चन बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। पाल घाट किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है सिक्किम में स्थित है। 60 पेज भी कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि लीपू लेख, माना और नीति दर्रा कहाँ स्थित है? लीपू लेख, माना और नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसमें इसको छोड़ दे उसको छोड़ दे, ये कुछ नहीं, इसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है। लीपू लेख, माना, नीति, ये उत्तराखंड में क्वेश्चन बनता है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में बनता है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा जो होता है, स्नो लाइन 3500 मीटर होता है। पूर्वी हिमालय के बारे में कह रहा है, जो पूर्वी हिमालय जो होता है उसके बारे में कह रहा है कि इसमें 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में अधिक होता है, पश्चिमी हिमालय में कम होता है। देखे थे ना कि ट्री लाइन क्या पूर्वी हिमालय में अधिक है और पश्चिमी में कम था। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जो हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर, मतलब कि हिमनद यानी कि ग्लेशियर। तो सियाचिन कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। कह रहा है कि चौराबाड़ी कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो ये पैलियोजोइक महाकल्प में, ईरा में ये निर्मित हुए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है ये मालवा का पठार है स्थित। लिखिए, इसको छपेगा।
दंडकारण्य कहाँ स्थित है? ये भी एसआई का क्वेश्चन है, बिहार एसआई में पूछ चुका है। दंडकारण्य कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में ये स्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहता है लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार कहा जाता है जैसे कि हरिद्वार, पश्चिम में दून देहरादून, ये ठीक है द्वार के नाम से जाना जाता है। कहता है कि भारत का औसत समुद्र तल किस तट के से मापा जाता है? छपने वाला क्वेश्चन है, लिखिए छपेगा। ये जो मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो चेन्नई से। औसत समुद्र तल किससे मापा जाता है? भारत का जो औसत समुद्र तल है तट से मापा जाता है तो चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए समुद्र तट रेखा पूछ रहा है, मुख्य भूमि से ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ये पूरा डाटा एक्यूरेट याद रखना हो। कहता है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? किस राज्य की? यहाँ पूर्वी पश्चिमी कुछ नहीं दिया गया है। पहले यहाँ कभी पूछ देता है कि पूर्वी राज्य में किसकी सबसे लंबी है, पश्चिमी में किसकी लंबी है। तो पश्चिमी में पूछेगा तो वैसे गुजरात का होगा, लेकिन पूर्वी में आंध्र प्रदेश का हो जाता है। लेकिन यहाँ होल पूछा है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात की। कितना? तो 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो ये कितने राज्य है? तो 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा है कि भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ से मतलब कि क्या होता है, ये गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, केरल हो गया, यहाँ एक तमिलनाडु हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर यहाँ गोवा था, पुडुचेरी हो गया, तमिलनाडु में पुडुचेरी जो है, दादर और नगर हवेली जो यहाँ जो दादर नगर हवेली है, द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और लक्षद्वीप जो देखते हैं लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, यहाँ सब। तो ये केंद्र शासित प्रदेश। भारत के ऐसे जो क्वेश्चन 4 केंद्र शासित प्रदेश क्वेश्चन, और राज्य जब पूछेगा तो कितने राज्य? तो राज्य में हो जाता है 9 राज्य। 5 राज्य जो होता है ये मेरा जो पड़ता है किस में? तो पश्चिमी तट से 5 राज्य लगता है और पूर्वी तट से 4 राज्य लगता है। कहता है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर नाम किसका सूचक था? मतलब कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में जो रत्नाकर नाम था ये किसका सूचक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट रेखा है इसका क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पूर्वी इधर इस साइड में पड़ जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। ये लिखिए छपेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट में इसको। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है ये मेरा सैडल पीक है। कहता है सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसमें तो सतलज और सिंधु के कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग मिलेगा, इसमें दिया होगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये जो 4 हिमालय जो होता है ना, तो सिंधु और सतलज के बीच में हो जाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। ये लुसेंट में दिया होगा, लुसेंट जब पढ़ाएंगे इसको देख लेते हैं तो लुसेंट में वहाँ दिया हुआ है। इसके जो क्या है इसका मतलब कि पंजाब हिमालय लगभग 500 अगर 560 या 65 किलोमीटर के लगभग में इसका मतलब कि यहाँ है, ठीक है। एक मिनट ये क्या आ गया भाई पीडीएफ में ये। ठीक है, तो सतलज और सिंधु के जो मध्य में होता है ये कौन सा हिमालय हो जाता है? पंजाब हिमालय। उसके बाद आता है मेरा कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं जो होता है बता दे रहे हैं सतलज और काली के बीच होता है, ऐसे में ये लुसेंट में देखने को मिलेगा। तो ये कुमायूं सतलज और काली के बीच। उसके बाद नेपाल हिमालय जो होता है काली और तीस्ता के बीच में हो जाता है। और उसके बाद असम जो होता है ये मतलब कि दिहांग और तीस्ता के बीच में शायद ये जो होता है ये असम हिमालय हो जाता है। एक मिनट, इसका राइट साइड
कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में 36 द्वीपों की संख्या है, वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या जो है यहाँ 572 है। कहता है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पीछे भी देख चुके हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रिय है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो पुलिकट झील के समीप है। राम सेतु कहाँ प्रारंभ होता है, तो धनुषकोडी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो स्थित है ये कहाँ पड़ता है, तो अरब सागर में पड़ता है, ये अरब सागर हो गया। ठीक है, तो ये अरब सागर में स्थित है। कहता है कि भारत का कौन सा द्वीप परवाल निर्मित है, तो यही है, लक्षद्वीप ही है परवाल निर्मित द्वीप है। कहता है मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय जो द्वीप है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप के श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, रामेश्वरम में। कहता है कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो द्वीपों पर जो बसा हुआ सबसे बड़ा जो नगर है ये मुंबई है। कहता है कि कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, तो कच्छ के रण में स्थित है। कहता है कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो सर क्रीक जो पड़ता है यहाँ गुजरात के करीब में, तो सर क्रीक जो है इसके बॉर्डर इधर किससे लगता है, तो पाकिस्तान से। तो विवाद किससे रहेगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। कहता है कि बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये जो स्थित है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। कहता है कि हिमालय के प्रमुख ऊंचे जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ऊंचाई पूरा के याद होना चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ है, तो ये नेपाल में है। ये कितना है, तो 8848.86 मीटर, ये मतलब कि इसके ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है। बताए हैं ना कि मतलब कि हमेशा उत्तर की तरफ खसक रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसके ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का हमेशा बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। केटू का मतलब कि गॉडविन ऑस्टिन भारत, देखिए इसमें पाक अधिकृत कश्मीर दे देता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो वहाँ दिया हुआ था 8611 मीटर, तो बताए हुए थे कभी कभी विवादित हो जाता है। तब भारत नेपाल सीमा पर जो है ये 8586 जो कंचनजंगा है, कभी ऑप्शन में इसको सही मान लिया जाता है तो कभी इसको माना जाता है। ऐसे में अगर गॉडविन ऑस्टिन दिया है तो वही आंसर राइट होगा। कंचनजंगा, उसका नाम मकालू है जो नेपाल में पड़ता है 8481 मीटर। उसके बाद में धौलीगिरी है नेपाल में, ये कितना पड़ता है, तो ये इसका 8167 पड़ता है। उसके बाद में नंगा पर्वत जो है 8126, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में पड़ता है, ये 8091 पड़ता है इसका। और नंदा देवी भारत में 7816 किलोमीटर, नंदा देवी जो उत्तराखंड में जो देखे थे, तो 7816 मीटर इसका ऊंचाई है। कामेत जो भारत में है 7756, नामसा बरवा तिब्बत 7782, और गुरुला मानधता जो पड़ता है ये पड़ता है तिब्बत में जो 7728 इसका मीटर ऊंचाई इसका हो जाता है। ठीक है, कितना पेज 8 हो गया, एक दो पेज और है, इसको देख लिया जाए। कहता है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो किसी क्षेत्र की जलवायु को जो निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है वो कौन सा होता है, तो ये जो होता है अक्षांशीय अवस्थिति होता है। जो बताए थे ना, मतलब कि मान लिया जाए कि 1 मिनट समझा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ ये पृथ्वी हो गया, ग्लोब जो अक्षांशीय अगर जो जाता है बीचों बीच 2 बराबर भागों में ये विषुवत रेखा हो जाता है, इसके उत्तर हो जाता है, यहाँ दक्षिण हो जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ ध्रुव हो जाता है, यहाँ भी मतलब कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो इसी से ना प्रभावित होता है। जो यहाँ ठंडा हो जाता है, यहाँ जो विषुवत रेखा पर काफ़ी अधिक गर्मी पड़ता है, तो अक्षांशीय जो लाइन होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो अक्षांशीय अवस्थिति जो होता है। कोई देश किस अक्षांश रेखा पर कहाँ स्थिति है, इससे मतलब कि हम पता कर सकते हैं कि वहाँ कितना गर्मी पड़ता है, क्या ठंडा पड़ता है, या कैसा वहाँ का मौसम रहता है। उसका अक्षांशीय विस्तार से हमें पता चल सकता है। कहता है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द,
तो लैंड्स फॉर्म आता है इसके लिए। तो एल से लैटिट्यूड अक्षांश, ए से अल्टीट्यूड ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी मतलब कि समुद्र से इसकी कितनी मतलब कि निकटता है। डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, फॉरेस्ट वन, ओशियन करेंट्स मतलब कि समुद्री जलधाराएं, रेनफॉल वर्षा, माउंटेन पहाड़ पर्वत, स्वैल यानी कि मिट्टी। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द कौन सा दिया गया है? तो लैंड फॉर्म से दिया प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकाल में कह रहा है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मतलब कि ग्रीष्मकालीन कह रहा है, यानी कि ग्रीष्मकाल कब? तो यानी कि जो होता है कब? तो गर्मी में। तो क्या होता है? तो ये मेरा दक्षिण हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम कह रहा है, ये मेरा दक्षिण हो गया, ये पश्चिम है, तो ऐसे ही तो जाता है ना। तो दक्षिण पश्चिम से कहाँ जाता है? तो ये होते हुए कहाँ गया? ये उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर पूर्व होते हुए चला जाता है, तो उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व। ठीक है, कहता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होता है ये किससे होता है? तो ये जो शीत ऋतु में जो वर्षा होता है, ये वर्षा जो होता है कहाँ से होता है? तब जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, जो भूमध्य सागर से जो चलती है, जो ठंडी हवा जो चलती है, ये हिमालय से मतलब कि बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ तक भी मतलब कि उत्तर प्रदेश बिहार तक ये सब बारिश कराता है। तो किसके प्रभाव से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। छपने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो किसमें वर्षा शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब में और तमिलनाडु में जो है, कहाँ? तो शरद ऋतु में वर्षा होती है। ऐसे में ऑप्शन उसमें केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु लगा दीजिएगा। कहता है कि भारत में औसत जो वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये लगभग 125 मतलब कि सेंटीमीटर जो भारत में औसत यहाँ दिया गया हुआ है लगभग में। कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा? देख रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम से जो जा रहा है, तो पश्चिमी घाट में तो सबसे अधिक वर्षा होगा। उसके बाद में पूर्वी हिमालय में, वहाँ से टकरा करके, और मेघालय में। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, मतलब कि यहाँ की जलवायु को कैसा जलवायु कहा जाता है? तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है, क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये प्रवाहित होता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप, यहाँ क्या हो जाता है? उच्च ताप हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। वायु क्या होता है? आकर्षण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो होता है कि वहाँ के फुलफिल करने के लिए चलती है, जिसके कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवनें, कह रहा है कि व्यापारिक पवनें जो होता है ये 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के मध्य बहने वाला है। ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट यहीं से पूछेगा कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य बहने वाले पवन को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन कहा जाता है। ये पवन उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों दिया हुआ है, NS मतलब नॉर्थ एंड साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब मतलब कि कटिबंध 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन कहा जाता है और दक्षिण में दक्षिण पूर्व हो गया। बस इतना याद रखिए कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में ये दोनों गोलार्धों में बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। उसमें ऑप्शन वही रहेगा, 0 से 30 उत्तर दक्षिण। कहता है कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो काल वैसाखी या तथा चाय वर्षा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी और असम में चाय वर्षा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। कहता है कि कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो कोपेन जी कितने वर्गों में इसको विभाजित किए? तो 5 वर्गों में इसको विभाजित किए थे। जो आता है मेरा वार्षिक और जलवायु निर्धारण के आधार, मतलब कि किस आधार पर किए थे 5 वर्गों में? तो ये वार्षिक और मासिक औसत तापमान देखे थे
वार्षिक और मासिक वर्षा और वनस्पति। ठीक है, इसमें कहता है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो जलवायु के प्रकार और वर्ण संकेत और क्षेत्र, तो इससे क्वेश्चन जो बनता है इसका शॉर्ट नाम पूछा जाता है। जैसे कि कहा जाता है जलवायु के प्रकार, जहाँ लघु शुष्क ऋतुवाची मानसूनी जलवायु होगा उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, AMW। गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिम तट के समीप। कभी कभी यहाँ से भी दे देता है कि मतलब कि भारत का पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण में के मतलब कि भारत के पश्चिमी तट के लिए आप किसका मतलब कि किस संकेत का करेंगे, तो इसमें ऑप्शन रहेगा ASAW AMW। तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करना पड़ेगा, तो AMW हो जाता है। ठीक है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु के लिए AS, मतलब कि तमिलनाडु का कोरोमंडल तट का क्षेत्र जो होता है इसके लिए AS के कैसा वहाँ का, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के लिए AW, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। आगे कह रहा है कि अर्ध शुष्क स्टेपी के लिए जो किया जाता है BSHW का किया जाता है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग के लिए, इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है CWG से पूछा जाता है। CWG पूछेगा गंगा का मैदान यहीं से क्वेश्चन, और पूर्वी राजस्थान, तो गंगा के मैदान के क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द मतलब कि CWG। और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर और पूर्वी भारत का जो अधिकतर प्रदेश है CWG के अंतर्गत कोपेन के द्वारा। कहता है कि लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जो होता है DFC के भी इसका हो जाता है। तो लघु ग्रीष्म मतलब कि ग्रीष्म वहाँ कम तथा शीत आर्द्र ऋतु वहाँ जो होता है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में और असम में, तो इसके लिए कौन सा शब्द, तो DFC। और ध्रुवीय तुल्य जलवायु के लिए जो कश्मीर में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ये जहाँ जो ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो हो जाता है, बर्फ़ जो रहता है, तो इसके लिए ई का। और टुंड्रा तुल्य जो पूरा बर्फ़ से ही मतलब कि अधिकांश समय तक आच्छादित रहता है, तो इसमें जो होता है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो इसके लिए ET का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2-3 बार इसको पढ़ना होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से और जो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो CWG, ये कि याद रखिएगा गंगा का मैदान। कहता है कि ITCZ का जो होता है, ये ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है, मतलब कि ये हमेशा डेट के अनुसार ये आगे पीछे बढ़ते रहता है। डेट के ITCZ का जो क्षेत्र होता है, पट्टी होता है, निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर अवस्थित है। ठीक है, वस्तुतः यह एक डोलायमान मतलब कि स्विमिंग पट्टी है। मतलब कि ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ कह रहा है कि जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो क्या होता है ये मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवन है। लू जो है कहाँ अधिक देखने को मिलता है, तो पंजाब और बिहार तक, ठीक है, चलने वाली ये शुष्क और पीड़ादायक पवन है। शायद मेरा अंतिम पेज होगा आज के वीडियो का अंतिम, भारत, ये तो ठीक है। इसको 1 मिनट आगे कराएगी। कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? तो कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध जो है ये ग्रीष्म ऋतु के है। ठीक है, समाप्त तो होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध जो है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से है। कहता है कि आम्र वर्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल और तटीय कर्नाटक से आम्र वर्षा छपने वाला क्वेश्चन है। इसको भारत का वर्षा का विवरण इससे पहले इधर का देख लिया जाए। कहता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य समय कब से तक होता है? तो जून से लेकर के सितंबर तक का होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून का समय। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद में कहता है कि भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? भारत में जो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति होती है ये छोटा नागपुर पठार पर होता है। कहता है कि तमिलनाडु के मानसून के समय सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में किस समय ठंड के मौसम में होता है? तो नवंबर और दिसंबर में।
कहता है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन सा है? तो तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम करता है, एल नीनो करता है, ला नीना करता है। एल नीनो आता है तो वर्षा कम होता है, ला नीना का प्रभाव होता है तो अधिक होता है। कहता है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब कि उत्तर पूर्वी मानसून से कह रहा है, दक्षिण पश्चिम से नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून से कह रहा है। तो इससे सबसे अधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु करता है। कहता है कि भारत के किस क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है? तो इसमें जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक 200 मिलीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में, बहुत कम। कहता है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, एक अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, और एक कम ऊंचाई पर है। इसी कारण जब ऊंचाई पर है वहाँ का मौसम जो होता है वह ठंडा रहता है। कहता है कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किन स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पाया जाता है, यहाँ दैनिक तापांतर मतलब कि दिन और रात का दोनों के समय में जो अंतर जो अधिक होता है, ये कहाँ होता है? रेत जो होता है दिन में काफ़ी गर्म होता है, रात में क्या होता है, काफ़ी ये सर्द ठंडा हो जाता है। तो दोनों के बीच का जो तापांतर जो होता है कहाँ होता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। भारत के वर्षा का जो विवरण है दिया गया हुआ है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर, ठीक है, परंतु अलग अलग भिन्नता भी पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मध्यम वर्षा के क्षेत्र, न्यून वर्षा के क्षेत्र, अत्यंत मतलब कि अल्प वर्षा का जो क्षेत्र हो जाता है। तो ये अधिक वर्षा कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगा इसमें पश्चिमी घाट में होगा, ठीक है, क्योंकि मानसून का प्रवेश यहीं से होता है, तो पश्चिमी घाट। उसके बाद में उत्तर पूर्व से टकराए, उत्तर पूर्व उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ पर अधिक वर्षा होगी। मासिन नाम तो वैसे भी सबसे अधिक वर्षा का केंद्र है, 200 सेंटीमीटर से यहाँ अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतिया जो कह रहा है कि खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है, खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और उसके जो आसपास का जो पहाड़ी है वहाँ 200 सेंटीमीटर से क्या होता है कि कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा कहाँ होता है? तो गुजरात के दक्षिणी भाग में, पूर्वी तमिलनाडु में, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप में, झारखंड में, बिहार में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, उप हिमालय के साथ लगा हुआ मैदानी कछारी घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। मध्यम वर्षा यहाँ हो गया। न्यून वर्षा का क्षेत्र हो गया, दिल्ली में काफ़ी न्यून वर्षा होता है, ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यून वर्षा होता है, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, पूर्वी राजस्थान में, गुजरात में, दक्कन के पठार पर यहाँ कितना होता है? तो 50 से 100 सेंटीमीटर होता है। और अत्यल्प जो वर्षा के क्षेत्र होता है जहाँ बहुत कम नाम मात्र, तब प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो वृष्टि छाया प्रदेश जो मतलब कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, इसमें क्या होता है, विदर्भ सब का जो क्षेत्र होता है वहाँ काफ़ी कम मतलब कि वर्षा होता है। और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। तो अधिकतम वर्षा 200 सेंटीमीटर देख लिए, मध्यम वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर, न्यून वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, और अब एकदम कम जो होता है ये 50 सेंटीमीटर से कम। कह रहा है कि जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल के से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। ये जो है क्या है? जेट स्ट्रीम है, ठीक है। तो एक वीडियो पार्ट 1 इसका जो कंप्लीट हो गया, डे 1 का इसका ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का। टोटल इसमें 90-95 है एनसीईआरटी में पेज। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद में रिवीजन करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।